प्रॉब्लम नंबर 8 सामने देखिए, फ्रिक्शन चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 8। In children's park, an inclined plane is constructed with an angle of inclination 45 degree in the middle. बच्चों के पार्क में एक इंक्लाइन प्लेन है जो एंगल बनाता है 45 डिग्री का। Find the acceleration of the boy sliding on it if the friction coefficient between the cloth of the boy and incline is 0.6. ये बच्चा है, स्लाइड कर रहा है, इसका एक्सेलेरेशन निकालने को कहा। तो प्राइमरी एक्सिस ड्रॉ करें, सेकेंडरी एक्सिस, कॉन्टैक्ट फोर्स mg cos थीटा mg sin थीटा, फ्रिक्शन म्यू एन। तो एक्सेलेरेशन का इक्वेशन हो गया तो A बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यही होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू इंक्लाइन स्लाइडिंग मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ये 8 नंबर सवाल था। उसके बाद 10 क्या कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, अगर समझे हैं तो 10 बनेगा, नहीं समझें तो नहीं बनेगा। अभी आपको तय करना बताना है, इसीलिए बोलते हैं जब 10 भेजिए तो व्हाट्सएप पर ये भी भेजिए कि 10 का क्या नहीं समझे, वरना ये जो सवाल 8 है इसका नहीं समझना बताता है कि न्यूटन्स लॉ में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब उस इंक्लाइन प्लेन दिया था उस पर स्लाइड कराना था बच्चे को, तो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए और मास तो मालूम है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना था। और रूल है कि जब भी फोर्स निकालना हो तो इक्वेशन बनाएं, और इक्वेशन बनाना हो तो डायग्राम बनाएं। तो इस रूल को फॉलो करना था, तो न्यूटन्स लॉ में भी कमी है। उसी तरह 10 नंबर में जब बता रहे हैं कि 10 नहीं बना, तो ये नहीं बता रहे हैं कि 10 का क्या नहीं समझे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं जानते या न्यूमेरिकल नहीं बनता, ये क्या होता, कहीं कि जानना जरूरी नहीं है, जरूरी है। क्योंकि 10 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन जानते हैं तो हो जाएगा, नहीं जानते हैं नहीं होगा। प्रॉब्लम नंबर 10, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पहले देखिए। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा है, तो ये कॉन्टैक्ट मैकेनिकल है। यहाँ एन लग रहा होगा इधर, और इधर भी एन होगा। अब ए बी कॉन्टैक्ट पर एक एन के अलावा फ्रिक्शन फोर्स लगता होगा, और यहाँ भी एन है तो यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में।
तो एन को कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और फ्रिक्शन को बोलते हैं टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सतह के नॉर्मल और एक टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दो फोर्स होता है। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है वो एन और टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शन। तो टेंजेंशियल फोर्स जो फ्रिक्शन होगा वह तब एक्ट करता है जब कॉन्टैक्ट पर या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो या रिलेटिव मोशन कॉजिंग फोर्स लग रहा हो, तब एक्ट करता है, अदरवाइज एक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। कॉन्टैक्ट फोर्स तो दोनों ही है, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इसे कहते हैं रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये एंगल है लैम्डा और ये भी एंगल होगा लैम्डा। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन और टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन और दोनों का रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एफ सी आर। और ये जो एंगल बनता है इसी को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, यानी एंगल मेड बाय resultant contact force with the direction of normal contact force is called angle of friction. The angle made by resultant contact force with the direction of normal contact force is called angle of friction. और ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं? तो जो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स with the direction of normal contact force, normal contact force is called angle of friction. किसी भी कॉन्टैक्ट पर दो तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक नॉर्मल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन का जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं और नॉर्मल का जो होता है उसे नॉर्मल कहते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। इस ट्रायंगल में लैम्डा के लिए बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हुआ, तो बेस जो हुआ वो n हुआ, इसीलिए tan लैम्डा बराबर होगा फ्रिक्शन बाई n। अब हम लोग पढ़े हैं, अगर लॉज ऑफ फ्रिक्शन पता है या याद है तो ये पढ़े हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू कम से कम 0 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा म्यू n होता है और इसी के बीच में होता है। तो इसलिए सिंस फ्रिक्शन का वैल्यू 0 और म्यू n के बीच में होता है, यानी फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू म्यू n होगा, तो जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो tan लैम्डा भी बढ़ेगा, इसलिए tan लैम्डा का वैल्यू हमेशा कम होगा फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू से। और फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है? वह होता है म्यू n। तो n कैंसिल हो गया, तो इससे साबित हो गया कि tan लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। यही 10वां सवाल दिखाना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर एनी कॉन्टैक्ट इज tan लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड लैम्डा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी भी स्थान पर कॉन्टैक्ट पर जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हुआ 10वां सवाल। इसके बाद पूछा गया
14 नंबर सवाल बेस्ड है इस प्रिंसिपल पर कि जब कोई रोलिंग बॉडी इंक्लाइन सरफेस पर ऊपर से नीचे जा रहा हो और हमें ब्रेक अप्लाई करना हो, तो उस समय ब्रेक के समय एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन कितना होता है। यानी 14 नंबर सवाल बेस्ड है एक्सेलरेशन या ब्रेकिंग ऑफ द रोलिंग व्हील्स व्हेन द व्हीकल इज रोलिंग और मूविंग डाउन द इंक्लाइन। देखिए ये है इंक्लाइन सरफेस, ये एंगल है थीटा, इस पर कोई पहिया रोल करते हुए नीचे जा रहा था। जब रोल कर रहा होगा तो कांटेक्ट पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, लेकिन सेंटर पर वेलोसिटी होगी और एंगुलर वेलोसिटी होगी, और पहिया रोल करते हुए नीचे जा रहा होगा। इस रोलिंग व्हील का हम डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि फ्रिक्शन किस तरह एक्ट करता है रोलिंग व्हील पर। तो ये मान लीजिए ये रोल करता हुआ व्हील है जो इंक्लाइन प्लेन पर अभी नीचे जा रहा है। तो जब ये रोल करता हुआ नीचे जा रहा होगा तो कांटेक्ट पॉइंट का पार्टिकल ए और कांटेक्ट सरफेस जो इंक्लाइन पर है बी, इसके सेंटर की वेलोसिटी पैरेलल टू द इंक्लाइन लीनियर वेलोसिटी v नॉट होगी, और सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट होगी, और कांटेक्ट पॉइंट ए की वेलोसिटी v नॉट दाएं तरफ और ओमेगा नॉट आर बाएं तरफ होगी, और वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी ज़ीरो होगा। तभी हमें ब्रेक लगाना होगा, तो हम इस पर ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके अलावा एन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करता होगा कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल, और ग्रेविटी का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। इधर वाला ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, और इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा एम जी कॉस थीटा। और कॉन्टैक्ट पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं, इसलिए रोलिंग हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा। लेकिन जब हमें ब्रेक लगाना होगा तो गाड़ी की इंटरनल मैकेनिज्म से उसकी एंगुलर वेलोसिटी घटाएंगे, और ओमेगा जैसे घटेगा v माइनस ओमेगा आर बराबर ज़ीरो का कंडीशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग के समय वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज़ v नॉट माइनस ओमेगा आर नॉट आर इज़ ज़ीरो। बट when brakes are applied, लेकिन जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ओमेगा गेट्स रिड्यूस्ड, ओमेगा घट जाता है और v वही बना रहता है। नतीजा होता है कि कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी a रिलेटिव टू b अब v नॉट माइनस ओमेगा आर ज़ीरो नहीं होती नीचे की तरफ, एंड द व्हील स्टार्ट्स स्लाइडिंग, व्हील्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग, व्हील नीचे स्लाइड करना शुरू होता है। तो उस समय यहाँ कॉन्टैक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है ऊपर, और वो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और तब इक्वेशन लिखा जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम मल्टीप्लाइड बाई ए। यही है इसका एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन स्लाइडिंग के कारण कॉन्टैक्ट पर नीचे की तरफ। तो ये हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब ये व्हील नीचे जा रहा है इतने एक्सेलरेशन से, ये अगर निगेटिव है तो ब्रेक लगेगा, स्पीड घटेगी, पॉजिटिव है तो नीचे जाते हुए भी ब्रेक लगाने पर भी स्पीड बढ़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है,
the friction coefficient between the road and the tire of the vehicle is 4/3। यानी इस इंक्लाइन पर, इस सरफेस पर जो गाड़ी चल रही है उसके कॉन्टैक्ट पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, टायर और रोड के बीच का, वह दिया हुआ है म्यू बराबर 4/3। म्यू का कोई यूनिट नहीं, म्यू नंबर है। आगे देखिए, फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन, यानी उस इंक्लाइनेशन का एंगल थीटा अधिक से अधिक कितना रखें। मे सो डैट वंस हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी हार्ड ब्रेक अप्लाई करना मतलब ओमेगा को 0 कर देना, पहिया को लॉक कर देना और पूरी गाड़ी नीचे स्लाइड करने लगे। तो वंस हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड व्हील्स स्टार्ट्स स्किडिंग द व्हीकल गोइंग डाउन एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी एक बार जब हार्ड ब्रेक अप्लाई किया जाता है, पहिया लॉक हो जाता है, गाड़ी नीचे फिसलने लगती है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को 5 मीटर चलकर रोक लिया जाए। यानी यहाँ हम थीटा का वैल्यू कितना रखें कि एक्सेलरेशन का वैल्यू ऐसा आए कि अगर कोई गाड़ी नीचे की तरफ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो उस पर हार्ड ब्रेक अप्लाई करें, इस तरह की चक्का लॉक हो जाए और पूरी गाड़ी स्लाइड करे तो 5 मीटर चलते चलते जाकर रुक जाए। यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फाइनल 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट स्कीडिंग का 5 मीटर। उस समय जब हम हार्ड ब्रेक अप्लाई करते हैं, पहिया लॉक हो जाता है और स्लाइडिंग होने लगता है। ये तो थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए ये एक्सेलरेशन होगा, मान नहीं लिए बल्कि निकाले ही हैं। अब हम लोग वो कंडीशन लेते हैं कि कोई गाड़ी जब ऊपर से नीचे आ रही है और हम लॉक कर देते हैं, यानी हार्ड ब्रेक अप्लाई करते, तो उस समय वो गाड़ी का पहिया रहे न रहे, पूरी गाड़ी स्लाइड करते हुए नीचे जा रही है। तो उस समय इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 को बदलिएगा तो 36 गुना 1000 मीटर, और घंटा को बदलेंगे तो 60 मिनट गुना 60, यानी 10 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होगी। और एक्सेलरेशन कितना होगा नहीं मालूम, और फाइनल स्पीड 0 होगी और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। तो इस फार्मूला से भी आप एक्सेलरेशन निकालें। ये फार्मूला क्या होगा कि याद रखिए, जब रोलिंग बंद हो गया, लॉक हो गया व्हील, डब्बा की तरफ गाड़ी फिसल रही है, तो उसका मोशन 1 डायमेंशन मोशन की तरह है, जिसमें स्लाइडिंग हो रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। मोशन स्ट्रेट लाइन में है, सभी फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इसलिए उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं v² बराबर u² प्लस 2as का फॉर्मूला। इसलिए यहाँ भी अप्लाई करिए v² बराबर u² प्लस 2as का फॉर्मूला। v कितना होगा तो 0 होगा, u कितना होगा तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना 10, और एक्सेलरेशन इससे आया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करके म्यू का वैल्यू 4/3 रखकर जी का वैल्यू 10 रखते हुए हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हमसे पूछा गया है कि सड़क का इंक्लाइनेशन कितना रखें कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे उतरती हुई गाड़ी में जब हार्ड ब्रेक अप्लाई किया जाए तो फिसलना शुरू करे और 5 मीटर के अंदर रोक ली जाए। क्योंकि अगर बहुत दीवार की तरह खड़ा कर देंगे तो गाड़ी सीधा फ्री फॉल में गिरेगी। तो थीटा का वैल्यू क्या रखें कि अगर उस पर कोई गाड़ी नीचे जा रही हो, उसकी इनिशियल रफ्तार 36 किलोमीटर पर आवर हो, एंड उस पर जब हार्ड ब्रेक अप्लाई किया जाए द व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड विद इन 5 मीटर्स। तो उसके लिए एंगल पता लगाना है। तो आप इक्वेशन 1, 2 देख रहे हैं और यहाँ इक्वेशन 1 है, इसमें थीटा है, और तब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। जी का वैल्यू 10 रखते हैं, म्यू का वैल्यू 4/3, और तब थीटा का वैल्यू आएगा जिस वैल्यू पर अगर गाड़ी नीचे जा रही हो और उस पर हार्ड ब्रेक अप्लाई किया जाए तो वह गाड़ी रोक ली जाए विद इन 5 मीटर। तो इसके लिए दोनों को इक्वल कीजिए। जी की जगह 10 रखिए, 10 साइन थीटा म्यू गुना 10 कॉस थीटा बराबर -10, यानी साइन थीटा -4/3 कॉस थीटा
इक्वल टू -1। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 sin थीटा -4 cos थीटा बराबर -3। ठीक है, अब इसको ये वाला टर्म को दाएं ले जाइए, उसको बाएं लाइए, तो 3 sin थीटा -1 बराबर 4 cos थीटा। सही है ना कि गलत है? हमको लगता है गलत है। यहाँ भी प्लस होगा, जब -3 लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कीजिए और साइन थीटा +1 का स्क्वायर बराबर 16 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करिए तो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 18 sin थीटा +1 और 16 cos थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 - sin थीटा, तो 16 - 16 sin स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और ये दोनों टर्म को इकट्ठे लाइए तो 16 आएगा बाएं तरफ और 9 से जुटेगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा और 16 को लेफ्ट साइड लाइए तो -15 आ गया बराबर 0। बोलिए सही है? अब बताइए 18 और 25 में ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया, क्या फैक्टर निकाल सकते हैं? कोई रास्ता संभव है? सोचिए, या हम लोग से कहीं गलती हो रही है? ये 16 इधर आएगा तो 1 सही तो लग रहा है। अब इसी से हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। जैसे 16 आया और 9 तो 25 हो गया। 18 कहाँ से आया तो वो भी देखिए कहीं गलती तो ना हो रही है। 18 आया यहाँ से, 2 साइन थीटा और 9 से गुना हुआ। ठीक है, तो साइन थीटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाले तो -b यानी -18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर और -4ac यानी +4 गुना 25 गुना 15 × 2 25। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -18 प्लस माइनस 18 गुना 18 और उधर कितना हो गया 25, 400 और 1500 और 18 को 18 से गुना कीजिए, कितना आया? अठारह को 18 से जल्दी से गुना कीजिए, तो ये आ गया 324 और नीचे 50। अब सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो यहाँ आ जाएगा -18 प्लस माइनस 324 यानी 4 2 1824 50। अब 1824 का स्क्वायर रूट ले लीजिए और तब सॉल्व कीजिएगा तो साइन थीटा का 2 पॉसिबल वैल्यू आ सकता है। समझे? साइन थीटा का 2 पॉसिबल वैल्यू आ सकता है। उससे हमें एंगल पता चलेगा। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए।
खैर सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो फिर कल देखेंगे। तो ये हुआ फ्रिक्शन का सवाल। अब और फ्रिक्शन अटेम्प्ट कीजिए, फिर पूछिए। इसमें हो सकता है गलती हुई हो, हमें तो लगता नहीं ज़्यादा गलती हुई। यहाँ पर फैक्टर निकालने का सोचिए, अगर फैक्टर निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर चेक कीजिएगा और बाकी सवाल भी कोशिश कीजिएगा।